स्टूडेंट्स वगैरह या कोई गरीब तबके का बच्चा आता है तो 100 रुपया डॉर्मेट्री में हम उससे दान का पर्ची काटते हैं और वो आराम से 24 घंटे रह के जा सकते हैं। और ये 3 बेडेड अंदर एक रूम है, एसी है, फर्निश्ड है, टीवी लगी हुई है, पर्दे एकदम व्यवस्थित है। आधी रात भी अगर कोई लड़की भी से आएगी ना तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी सुविधा ये है कि छोटा बच्चा भी आ जाएगा उसके लिए भी वही, और 80 साल का बुजुर्ग आएगा उसके लिए वही। तो शहीद परिवार है ना, उनके लिए यहाँ सभी सुविधाएं फ्री है, उनसे कोई लिया दिया नहीं। और इसका फिर नक्शा बनाने के लिए राज्यसभा के मेंबर जो है सारे राजस्थान में गए, जितने स्टेटों के किले थे, महल थे, वो सारे देखे। रोहतक की जाट इज रोहतक। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं झलको हरियाणा। तो रोहतक में हमारी मौजूदगी है और रोहतक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी खास जगह से जहां पर हमने खुद ने शरण ली हुई है। और आप अगर कभी भविष्य में रोहतक आना चाहो तो वहां पर आप भी वहां ठहर सकते हैं। फिल वक्त मेरी मौजूदगी है रोहतक के सेंटर में स्थित जाट भवन में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये ध्वजा पताका लहरा रही है, उसके नीचे जाट भवन धर्मशाला लिखा हुआ है। ये रोहतक के सेंटर में बनी हुई धर्मशाला है जो कि साल 2001 में जाट समाज के द्वारा शुरू की गई थी। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, मैनेजर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठते हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर रूम लेने की क्या प्रोसेस है, रूम में किस तरह से आपको रहना है, क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या चार्जेज हैं, सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। ये इसकी पार्किंग है जाट भवन की। आप बाहर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ पार्किंग है। जाट भवन के बिल्कुल ठीक सामने चौधरी देवीलाल पार्क है। ये भी काफ़ी पुराना पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है। आइए मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। जाट भवन के अंदर हम दाखिल होते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ पार्किंग बनी हुई है और ये गैलरियाँ बनी हुई हैं। शेर के मुख की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये जो इलाका है जाट भवन का शुरुआती दाखिला है, रिसेप्शन जिसको कहते हैं। यहाँ पर मैनेजर साहब बैठे हुए, इनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये तमाम दानदाताओं की सूची लगी हुई है। क्योंकि एक सामाजिक संस्था है तो समाज के सभी लोगों ने सामूहिक रूप से फंडिंग करके इस संस्था को खड़ा किया है। यहाँ भी दानदाताओं की सूची लगी है और इनके पीछे भी दानदाताओं की सूची लगी है। आइए मैनेजर साहब से बात करते हैं, क्या पूरा सिस्टम है इस धर्मशाला का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है सर आपका? सूबेदार सुरेश कुमार, नांदल, गांव बोर से हैं हम। नंदल साहब, मुझे एक बात बताइए कि पहले तो थोड़ा सा मुझे धर्मशाला के बारे में बताइए, कितने कमरे हैं, कैसे रूम ले सकते हैं? हमारे जाट धर्मशाला के अंदर 31 कमरे हैं, 31 कमरे हैं, जिसमें से 8 कमरे हैं जो नॉन एसी हैं, बाकी सभी कमरे एसी हैं। नॉन एसी और एसी सभी 3 बेडेड रूम है हमारे। एक कमरे में 3 आदमी रुक सकते हैं, आराम से 3 आदमी रुक सकते हैं। और 800 रुपया एसी का रेट है और 400 रुपया नॉन एसी का रेट। उसके बावजूद हमारे पास डॉर्मेट्री 3 मेन हॉल हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स वगैरह या कोई गरीब तबके का बच्चा आता है तो 100 रुपया डॉर्मेट्री में हम उससे दान का पर्ची काटते हैं और वो आराम से 24 घंटे रह के जा सकते। मात्र 100 रुपये में कोई भी स्टूडेंट अगर पेपर देने आता है तो अपनी रात निकाल सकता है। अंदर ही वॉशरूम है, उसमें नहा धो आराम से सो, कूलर लगे हैं, पंखे हैं उसमें। अपने पास VIP सूट्स भी हैं? हमारे पास 2 VIP सूट्स हैं, जो उसमें भी 3 बेडेड है और 2 सोफा सेट है, ड्राइंग रूम अटैच है, उसके साथ में वॉशरूम अटैच है। सब बहुत अच्छा लग्जरी रूम है दोनों के। बिल्कुल मैं देखूंगा, लेकिन संस्था के कुछ विशेष नियम कानून की इतने बजे आपको वापस मतलब एंट्री इसके बाद नहीं मिलेगी? के विशेष नियम ये है कि हमारे यहाँ शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल वर्जित है। उसके अलावा रात में 11 बजे के बाद बाहर घूमना आना, 11 बजे हम हमारी ये कंडीशन रखते हैं कि भाई 11 बजे से पहले आप अंदर आ जाइए और सोइए। उसके बाद डॉर्मेट्री वगैरह हाल है, उसके अंदर बीड़ी सिगरेट पीना मना है, क्योंकि उसमें सभी टाइप के लोग रहते हैं कि भाई कोई नहीं बीड़ी पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है तो वो जाके अपने बाहर पिए।
गुटखा वगैरह ये सब बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि हमारा साफ सफाई का यहाँ बहुत महत्व है। जाट धर्मशाला एक यूनिक पीस है रोहतक के अंदर, जिसको देखने के लिए आदमी दूर दूर से आते हैं और यहाँ रहना पसंद करते हैं। ये जाट भवन इसका नाम है, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल जाट जो लोग हैं वही ठहर सकते हैं या सभी के लिए खुला हुआ है? यहाँ सब कम्युनिटी के लिए वेलकम है, किसी के लिए ये नहीं है कि भाई ये दूसरा कम्युनिटी का है। यहाँ हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, कोई भी धर्म का जाति विशेष का ऐसा कुछ नहीं है कि उसको दिया जाएगा उसको नहीं दिया जाएगा। यहाँ सबके लिए समान व्यवस्था है। और ये जो दानदाताओं के पीछे सूची लग रही है, 650 दानदाता इधर हैं, कुछ इधर भी हैं, तो इन लोगों ने जब संस्था बनी थी शुरुआत में दान किया था या ये वार्षिक दान आता है? ऐसा है जी, ये 2002 में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने के कर कमलों द्वारा यहाँ का शिलान्यास हुआ था। हमारे कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस प्लान को सिरे चढ़ाया और गांव-गांव जा करके दान इकट्ठा किया। उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और चौटाला साहब ने भी उस टाइम पर शायद 11 लाख रुपए जमीन के साथ में दान। चौटाला साहब सीएम थे उस टाइम? चौटाला साहब सीएम थे 2002 में, जो कि आधारशिला चौटाला साहब ने रखी थी। और फिर ये 2008 में जाके प्रथम तल इसका तैयार हुआ था। तो उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने इनका उद्घाटन किया था। और सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार आप मुझे रूम अगर दिखवा देते तो हमारे दर्शकों को जो भी आएंगे भविष्य में तो उनको सहूलियतें थोड़ी सी हो जाएंगी। ये अगर आप अंदर दाखिल होते हैं जाट भवन के तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये इसका दालान है, यहाँ पर बढ़िया पार्क बना हुआ है। कभी कोई सामूहिक चर्चा आप लोगों को करनी हो, हाँ एकदम बीचों बीच में है। हवेली टाइप का स्ट्रक्चर इसका है कि चारों तरफ रूम बने हुए हैं, ऊपर और नीचे, और बीच में पार्क छोड़ा गया है। वो जो इलाका आप देख रहे हैं वहाँ पर सामाजिक रूप से बड़े बुजुर्ग लोग नियमित रूप से बैठते हैं, सामाजिक चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, सब तरह की बातें होती हैं। ये जो 3 VIP सूट उन्होंने मुझे बताए थे, उस एक सूट में मैं दाखिल हूँ। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हो? ये हमारे पास 2 VIP सूट है जाट भवन के अंदर, तो इसका 1200 रुपया है सिर्फ रेट। बहुत वाजिब रेट रखा हुआ हमने। 1200 रुपये में आप ये सब सुविधाएं ले। अच्छा, एक रूम तो एंट्री करते हुए यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, आप बैठ सकते हो, मीटिंग कर सकते हो लोगों से। और ये 3 बेडेड अंदर एक रूम है, AC है, फर्निश्ड है, TV लगी हुई है, पर्दे एकदम व्यवस्थित है, और ये इसके लेट बाथ है। हाँ, आराम से बच्चा है साइड में सो सकते हैं, या 3 आदमी आराम से इजीली इसमें स्टे कर सकते हैं। और ये वॉशरूम है। वॉशरूम है। अच्छा जी जी, वॉशरूम भी आपके कमरे के आकार के हैं। हाँ, आमतौर पर इतने बड़े लेटवात मिलते नहीं हैं। ये सूट के अंदर हम दाखिल हुए हैं। पहले तो एक गेस्ट रूम था, वहाँ पर लोग मिलकर के बात कर सकते हैं, सोफा सेट लगा हुआ था। अंदर ये बेडरूम है, यहाँ पर 3 लोग आराम से लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और अंदर ये वॉशरूम है। तो ये मात्र 1200 रुपये में आपको, अगर आप कभी जाट भवन रोहतक अगर आपका कभी आना होता है तो रोहतक के एकदम बीच में स्थित है, चौधरी देवीलाल पार्क के सामने जाट भवन संस्था। आप आएँ, डेस्क पे मैनेजर से मिलें, अगर सीट्स अवेलेबल होगा तो आपको अलॉट किया जाएगा। वैसे सीट्स मैनेजर साहब अक्सर बुक ही रहते होंगे? तो कभी कभी ऐसा है, और कोई टूर्नामेंट वगैरह चलते हैं या MDU में एग्जाम वगैरह चलते हैं, उस टाइम पे थोड़ा क्राउड रश ज्यादा। अभी तो चुनावी टाइम चल रहा है अभी तो। हाँ, चुनाव के टाइम में भी थोड़ा रश हो जाता है, नहीं तो अमूमन मोस्टली रूम मिल जाता है। अभी आप मुझे AC रूम और अगर दिखवा पाए तो AC रूम और दिखवाइए। ये सामने क्या है, मीटिंग हॉल है? शादी विवाह का प्रोग्राम भी। अच्छा, बैंक्वेट हॉल टाइप में है। इसमें आप 200-300 लोगों का खाना आराम से कर सकते हैं। इसमें 200, 250, 300 आदमी का खाना आराम से हो जाता है। इसमें अंदर अरेंजमेंट हो जाता है, स्टॉल वगैरह लग जाते हैं, और पीछे इसके हलवाई का शेड है, तो पीछे हलवाई खाना बनाता है। पीछे बट्टी लग जाती है और वहां से सप्लाई होकर के और खाना चलता है। सप्लाई चलता है। ये फुल्ली वातानुकूलित रूम है। हाँ, AC लग रहे हैं ना? AC लगे हैं सभी। बहुत। इसका क्या चार्ज है अगर किसी को बैंक्वेट हॉल बुक कराना? सिर्फ 20,000 रुपया मात्र चार्जेस है शादी के लिए। और छोटा कोई फंक्शन है, जैसे रिंग सेरेमनी है या रिटायरमेंट पार्टी वगैरह का फंक्शन होता है, तो हम 10,000 रुपये में इसको वो फ्लक्चुएट है, ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। ऊपर। जी, एक AC रूम और आप मुझे दिखवाइए कि इस संस्था का AC रूम
कितने में अवेलेबल है, किस तरह का एसी रूम है? यह है कमरे में। अच्छा, जितनी भी लोगों की नेम प्लेट लगी है सभी लोगों का 1,51,000 रुपये का नगद योगदान रहा है। आप ये नेम प्लेट देख सकते हैं। प्राचार्य महेंद्र गिल जी हैं, प्रदीप गिल जी हैं, धनपति जी सांगवान हैं, सुशील जी राठी हैं, इन सभी लोगों ने 1,51,000 रुपये का सहयोग इस संस्था के लिए दिया है। हाँ, सुनील कुमार, अनिल कुमार, नीरज कुमार, 1,51 जी। और ये इस कमरे के निर्माण के लिए बलजीत सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी। बड़ी संस्थाएं सामाजिक सहयोग और सामूहिक सहयोग से ही चलती हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए ये संस्थाएं खड़ा कर पाना और चला पाना संभव नहीं होता है। ये एसी रूम है, 3 बेडेड रूम, सारे 3 बेडेड हैं। 3 बेडेड रूम है, अलमीरा है, वॉशरूम अटैच लेटबाथ हैं, टीवी भी लगा हुआ है और पर्दे वगैरह, आईना, सब कुछ व्यवस्थित है। और एसी फॉर्मेट में आपको सामान्य रूम मिल जाएंगे, बस एसी नहीं होगा। एसी नहीं होगा उसमें सर, उसमें कूलर होगा। सामान कितने से चालू होता है? 400 रुपया जी। 400 रुपये में 3 आदमी रुक सकते हैं। मात्र 130 रुपया पर पर्सन। अच्छा, खाने का क्या रहता है यहाँ पे? खाने की भी आप? खाने का ऐसा है, हमारे पास कैंटीन सुविधा थी जिसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है अभी, तो वो चले गए हैं। अभी हमारा गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन होने के बाद में नई जो गवर्निंग बॉडी आएगी वो कैंटीन का टेंडर निकालेगी, उसके बाद कैंटीन सुविधा है। इलेक्शन हर साल होता है या 3? हर 3 साल में एक बार होता है। अभी जो आपके जो बुजुर्ग लोग बैठे, एक बार उनसे आप बात करवा देंगे तो थोड़ा सा। अगर आपको रोहतक में ठहरना है, 1 दिन 2 दिन का आपका काम है, तो आप 100 रुपये में यहाँ से शुरुआत हो सकती है। ये डॉर्मेट्री है, बेसिकली ये बड़ा हॉल है, इसमें उन्होंने बेड लगा रखे हैं, पंखा इसमें लगा हुआ है। गर्मियों के दिनों में कूलर भी लगवाते हैं? कूलर लगवाते हैं, गर्मी के टाइम होता है कूलर लगवाते हैं। इस डॉर्मेट्री की शुरुआत 100 रुपये से? इसकी 100 रुपये से है। 100 रुपये में आप आगे 24 घंटा आराम से रह सकते हैं, नहा धो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा शाम को आता है आपके पास, तो उसकी जो म्याद है अगले दिन 12 बजे तक? 11 बजे तक, 10 बजे तक रहता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है किसी का, वो तो कोई ठीक बात है। नमस्कार सर, माफी चाहते हैं डिस्टर्ब किया आपको। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, एकदम से। क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम शर्मा भाई। सर, हम लोग झलको हरियाणा चैनल से हैं। हम पिछले 1 महीने से यहीं ठहरे हुए हैं, तो हमने जरूरी समझा कि एक बार जाट भवन के बारे में भी लोगों को बताया जाए। जो रोहतक के बाहर से लोग आते हैं तो वो उनको ठहरने में, जानने में थोड़ी सुविधाएं हो। तो थोड़ा सा बताइए सर, कब से इस भवन की शुरुआत हुई? मेरे से पहले पूर्व जो मैनेजमेंट थी वो ये थी, तो 2001 से स्टार्ट है जी। चौटाला साहब ने इसका उद्घाटन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मात्र 100 रुपये से यहाँ पर मतलब यहाँ आप आधी रात भी अगर कोई लड़की भी आएगी ना तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी सुविधा ये है कि छोटा बच्चा भी आ जाएगा उसके लिए भी वही, और 80 साल का बुजुर्ग आएगा उसके लिए वही। सुरक्षित महसूस करवाते हैं, बेहतर महसूस? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और बुकिंग के लिए भी हमारे लिए सुविधाएं हैं कि हाँ, और रात को हम 10:30-11 बजे गेट बंद कर देते हैं आउटसाइडर के लिए। कोई ऐसा आदमी अंदर नहीं आ सकता कि जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ रुके हुए हैं उनको किसी को असुविधा हो। किसी भी तरह की असुविधा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और हर तरह 24 घंटे पानी, लाइट और सुरक्षा, तीनों सफाई सबसे ज़्यादा हमारे पास मिलेगी। सफाई का खास ध्यान? बिल्कुल बिल्कुल, सफाई के लिए कोई दो। अच्छा, आप अभी जिस पद पे हैं ये चुनाव द्वारा चुना हुआ पद होता है? आप निर्वाचित? नहीं, मैं हूँ सरकार की तरफ से, मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा रखा है। इसके बाद अब 20 अक्टूबर को चुनाव है, उसके बाद इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी आ जाएगी। आप सर पहले पद पे रहे हैं ना, जनरल सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ मैं 10 साल। सर, क्या प्रक्रिया होती है गवर्निंग बॉडी के चुनाव की? कौन लोग वोट डाल सकते हैं? कितने सदस्य होते हैं? जो लाइव मेंबर है सभा का वही वोट डाल सकता है। हमारे अब 1852 है, जिसमें 105 कॉलेजियम का चुनाव हो चुका है। अभी गवर्निंग बॉडी का भी होना है 20 तारीख को। और हमारे यहाँ सुविधा है, बस जैसे बच्चा जो स्टूडेंट है 1 दिन के लिए आएगा तो वो फ्री होता है। 1 दिन के लिए तो फ्री है? 1 दिन स्टूडेंट 1 दिन के लिए फ्री है। और 100 रुपये पर बेड के हिसाब से हमारे यहाँ है। और पूरे रोहतक में सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया साफ सुथरा रूम एसी। सर, मुझे थोड़ी सी जो गवर्निंग बॉडी का चुनाव होता है उसका थोड़ा सा समझाइए। हरियाणा सोसाइटी एक्ट के तहत गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल 3 साल होता है। इसमें क्योंकि यहाँ 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं तो यहाँ पहले कॉलेजियम का इलेक्शन हुआ। कॉलेजियम का मतलब यह है कि भाई उसमें से पहले जनरल हाउस कॉलेजियम चुनेगा, जिसमें से
105 मेंबर इलेक्टेड होंगे, उनमें से फिर गवर्निंग बॉडी बनेगी। पहले 105 लोग चुने जाएंगे। चुने जा लिए अभी 22 तारीख को हमारा इलेक्शन हुआ है कॉलेजियम का, तो 105 एक किस्म से गवर्निंग बॉडी के सदस्य, कॉलेजियम सदस्य चुन लिए गए और उनमें से अब गवर्निंग बॉडी बनेगी और उसका चुनाव 20 अक्टूबर को। 105 में से कितने लोग गवर्निंग बॉडी में चुने जाएंगे? इसमें से 5 तो पदाधिकारी होंगे और 16 मेंबर कार्यकारिणी के सदस्य होंगे जो प्रधान चुनता है जी। 16 और 5 21 हो गए। तो पदाधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, उस तरह से। हाँ जी, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर 5 पदाधिकारी होते हैं और 16 कार्यकारिणी के सदस्य, टोटल 21 होते हैं। लेकिन बन वो ही सकते हैं जो कॉलेजियम के सदस्य होंगे। जो पहले 105 लोग चुन करके आए उन्हीं में से बने। उन्हीं में से आएगा, उनसे अलग नहीं आएगा। आपने तो चुनाव की जो प्रक्रिया है बहुत ही लोकतांत्रिक, एकदम ब्रिटिशर्स वाली फॉलो कर रखी है। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर बतौर इसी काम के लिए लगाया था कि संस्था का चुनाव पीसफुली। हाँ जी सर, फंडिंग का आप कुछ बता रहे थे। अभी संस्था के पास जैसे देखा जाए तो कितनी क्या फंडिंग होगी, ये किस हिसाब से खर्च होता? ये हमारा मेनली जो एक तो बुकिंग से है और दूसरा ये है कि जो लोग बाग दान दे कर जाते हैं उसका प्रॉपर यूज हो रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पैसा आम लोगों से आ रहा है उसका यहाँ मेंटेनेंस पर और इसके रख रखाव के लिए, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो शहीद परिवार है ना उनके लिए यहाँ सभी सुविधाएं फ्री है, उनसे कोई लिया दिया नहीं। उनका रहना भी, अगर वो ठहरना चाहे रहना फ्री है, अगर कोई शादी घर परिवार में करना चाहे सब फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो व्यवस्था तो उनको करनी पड़ेगी, हम उनको जगह प्रोवाइड कराएंगे, उनको जो सुविधा संस्था दे सकती है वो देती है। और हमारा जो 100 रुपये का डोरमेट्री का है उसमें भी ये है कि मेनली ये है कि जो गरीब आदमी है या जो को बच्चा बाहर से आ गया या जो हॉस्पिटल हैं जैसे मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ पर, या जो और भी हॉस्पिटल हैं, आधी रात भी अगर कोई ऐसा आता है यहाँ उसको हम ठहराते हैं, क्योंकि वो बेचारा पहले ही पीड़ित है, उसकी सुविधा के लिए हम जो कुछ दे सकते हैं ना वो। एक जो कमी जो मुझे महसूस हुई मैं उस पर बात कर लेना चाहता हूँ। भोजन की व्यवस्था आप लोगों के यहाँ पे नहीं है, बाहर जाकर के व्यक्ति को खाना पड़ता है, तो उस पर कुछ कार्रवाई चल रही है? उस पर अभी कार्रवाई गवर्निंग बॉडी आएगी, उस पर कार्रवाई होगी और अरेंजमेंट करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। पहले बता रहे थे पहले चालू थी। पहले चालू था, बीच में वो जो कैंटीन चला रहा था वो नहीं चला पाया, वो बंद कर दी गई। अब गवर्निंग बॉडी आएगी तो वो शुरू हो जाएगा, उसका अरेंजमेंट करेंगे और बेहतर भोजन का अरेंजमेंट करेंगे। जिस तरह संस्था का नाम है और रूम वगैरह की व्यवस्था, उस हिसाब से भोजन की व्यवस्था भी बेहतर हो। बिल्कुल, हम जैसे एग्जाम के टाइम में वेस्ट बंगाल से या उससे आते हैं बच्चे, तो उन्हीं का भोजन ज़्यादा वो करते हैं। जैसे अगर मैक्सिमम क्षमता की बात करी जाए, कभी जरूरत पड़ जाए, तो कितने लोगों को ठहराया जा सकता है यहाँ पर? देखो वैसे तो देखो हमारे रूम 32 हैं हमारे पास जो एसी रूम है, और उनमें 3 बेड हैं हर एक में। उसके लिए मैं यह है कि हमें 2 बेड एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं रूम की साइज के साथ, रूम के साइज के हिसाब से। और अगर लड़कियां या फैमिली रुकी हुई है तो उन्हीं के, किसी थर्ड पर्सन को नहीं रुकने देंगे उस रूम में हम। अगर हमारी बहनें रुकी हुई हैं, बेटी रुकी हुई हैं, उनमें केवल लेडीज़ को ही, वो भी उनकी सहमति से, अपनी मर्जी से नहीं। लगभग 160 से 170 लोग आराम से स्मूथली यहाँ पे ठहर सकते हैं। बिल्कुल आराम से ठहर सकते हैं। और दूसरा ये भी है, जब खेल के लिए बच्चे आते हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा भी जहाँ हमारे पास सुविधाएं हैं वो उसको देते हैं, ठहरने की भी व्यवस्था करते हैं। जैसे हमारे बड़े हॉल हैं, लाइब्रेरी है, अगर वो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, भाई वो अगर ज़्यादा भी कंजस्टेड होकर रहना चाहें तो उसमें भी संस्था को कोई मतलब आपकी तरफ से आपत्ति नहीं है? आपके पास जो अकोमोडेशन है हमारी तरफ से खुला किल फर्रुखाबादी, आप अकोमोडेट लो, सुविधाएं लो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर सुविधा देंगे उनको। ये जाट संस्था, जाट भवन जो है उसकी लाइब्रेरी है। 4 टेबलें लगी हैं, चेयर्स लगी हैं, आप बैठ करके पढ़ सकते हैं। खुद की पुस्तकें आप लेकर के आते हैं वो एक बात और है, बाकी यहाँ पर कई तरह की पुस्तकों का संग्रह भी है, जिसमें हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जो हरियाणा के महान पुरुष हुए हैं उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। जाट साहित्य आपको पढ़ना हो, हरियाणा का साहित्य आपको पढ़ना हो, सब तरह की पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है।
काफ़ी ठीक ठाक बना ये बड़ा हॉल है। 8-10 चेयर्स लगी हैं, बेड भी है। हाँ, पीछे पर्दे के पीछे भी चेयर्स हैं, ठीक बात है। और ये मैं दिखाऊंगा कि एक बार अलमारी ये दिखाएं किताबों की। सर्प खाप के बलिदान का इतिहास, हरियाणा का साहित्य आपको खासकर पढ़ना हो तो यहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। चौधरी छोटूराम के बारे में भी किताबें हैं, खाप के बलिदान, महिपाल आर्य, चौधरी ताऊ देवीलाल के बारे में भी किताबें हैं, कर्मयोगी प्रियवंत अभिनंदन ग्रंथ। तो ये जाट भवन में अगर आप आते हैं और लिखने पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप किताबें पढ़ सकते हैं। हम जाट भवन में अंदर दाखिल हैं और जाट भवन जब मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था तो ये बीच में चौक बना हुआ है, पार्क बना हुआ है और ये वो कोना है जहाँ पर 10 से 2 के बीच में लगभग ये बुजुर्ग लोग बैठे मिल जाते हैं। समाज के प्रबुद्ध जन हैं, अलग अलग सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो हम इनसे जाट भवन के बारे में भी बात करेंगे और वर्तमान में हरियाणा का क्या सियासी मिजाज है उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। पहले तो आप मुझे थोड़ा सा जाट भवन के इतिहास के बारे में बताइए, कब बना, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी? जाट भवन के बारे में तो बताएंगे हमारे प्रधान जी, जो तो मैं सबसे मेन। पहले प्रधान जी से ही बात कर। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। बताइए थोड़ा सा जाट भवन के बारे में पहले बताइए। ऐसा है भाई, हमारे एक चौधरी चंदन सिंह राठी हुआ करते, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। अच्छा। उन्होंने ये एक जाट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई थी 1978 में। और वो उन्होंने ये था भाई, लड़कों के लड़कियों के जो शादी लायक होती थी उनको रजिस्टर रखते थे, नाम लिखते थे, तो समाज के लोगों को उनको बता देते थे और महीने में मीटिंग करते थे। उस टाइम पर 100 रुपये फीस हुआ करती मेंबरशिप की। लाइफ टाइम मेंबरशिप हुआ करती थी या अस्थायी? परमानेंट मेंबरशिप, हाँ, 100 रुपये। तो यूं ही चलते रहे, मीटिंग होती थी और जो सामाजिक छोटे मोटे कार्य होते थे उनके बारे में डिस्कस करते थे, चलता रहता था। ये सिलसिला साल 1978 से चालू हो गया। 78 से चालू हुआ। फिर कोशिश की गई भाई कोई कहीं न कहीं कोई अपना जगह मिल जाए ताकि वहाँ हम अपना एक जगह बना लें, ताकि वहाँ परमानेंट मिल जाए। तो क्योंकि एक तो पैसे का अभाव था, चंदा आता था जब 2, 3, 4 मेंबर महीने में मुश्किल से बनते थे, तो 200-300 रुपये आते। मीटिंग वाले दिन चाय पीते थे, कुछ तो चाय में लग जाते। फिर भाई कहीं जगह करते तो उसके लिए दरी वरी वगैरह किराए पे ले जाते, वो खर्चों में ही चला जाता था। तो वो उसमें चला जाता, कोई बजट नहीं था। बाकी है चिट्ठी पत्रियों में जो लिखा पढ़ी होती थी। हमारे उस टाइम पे सेक्रेटरी हुआ करते जले सिंह, वो बहुत इन चीज़ों में एक्टिव था, लिखने पढ़ने में वो है सारे ऑल ओवर इंडिया कागजी कार्रवाई पूरा अच्छा संभालते था। तो है फिर है कोशिश की, जमीन नहीं मिली सारे रोहतक में। फिर ये हुड्डा का एक प्लॉट है जहाँ अब जाट भवन बना हुआ है, ये खाली। आप पहले ये बता दीजिए, हुड्डा से अक्सर लोग हुड्डा साहब को समझते हैं, ये हुड्डा एक डिपार्टमेंट है हरियाणा में। डिपार्टमेंट का हुड्डा डिपार्टमेंट है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है हुड्डा जी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका ये एक प्लॉट पड़ा हुआ था, करीब 3400-3500 मीटर का है। तो एग्जैक्ट तो शायद हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे, इनको पता होगा है। 3588 यहाँ उधर भी उन्होंने बताया था मैंने। तो ये एक दिन हमारे को किसी ने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने बताया, अगर भाई हमारा तो बताना मत, ये प्लॉट खाली पड़ा है, इसको शायद डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल से बेचना, रिलीज करके बेचना चाहते 4 पैसे कमाने के लिए। और उस टाइम पे तो चौटाला साहब जो है, ओम प्रकाश चौटाला, वो चीफ मिनिस्टर थे। और उन्होंने हमारे मेंबर को, जो पहले हमारी ये जाट सभा थी, पहले तो वेलफेयर एसोसिएशन थी, फिर इन्होंने हमने इसका नाम बदल के जाट सभा रख दिया, रोहतक जाट सभा। अच्छा। तो उसके प्रधान बनते थे हम उस टाइम पे। हमारे इसके सभा के प्रधान कैप्टन नरसिंह हुआ करते, उनको फिर ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दे दिया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरा कर्नल बनी सिंह को प्रधान बना दिया। तो उनको कहा भाई अब तुमको वो जमीन ऐसे ऐसे पता लगा है, अब तो चौटाला साहब मिल के भाई वो जमीन अलॉट करा। उन्होंने चौटाला साहब से बात की, चौटाला साहब ने कहा भाई ठीक है, जाट सभा के लिए कि मांगते हो तो प्रायोरिटी पे, उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम्हारी होगी।
बैंक में से पता किया, उन्होंने कहा भाई जो भाव है वो उन्होंने बता दिया, संस्थाओं को जिस भाव देते थे, जो भी सरकारी रेट होगी। हाँ उससे कुछ कम पे देते थे। जो सामाजिक संस्थाएं थी सबको उससे कम रेट पे देते थे, तो वो दे दिया। तो उसमें क्या क्या था कि 1 महीना या 1.5 महीना, कितना टाइम था पर कुछ याद है? जो पैसा जमा कराने का समय, पैसे जमा करा के पोजीशन लेने का 1 महीने का था, और वो करीब 26-27 लाख रुपए बने थे उस समय के। 29 लाख। तो वो क्योंकि 20-22 सालों की जबानी याद नहीं रही कितना था, तो भाई बस मीटिंग हुई, भाई इतना पैसा है महीने में कैसे होगा? अब कोई 100 रुपये देगा, कोई 200 देगा, कोई 400 दे दे, कोई 500 भी दे दे, लेकिन बात ये थोड़े लेंगे तो फिर बात ये नहीं होगा, क्योंकि दूसरे पास है, मैं तो मुझसे 100 ले लिए तो मेरे 500 क्यों मांगते हो मेरे से फालतू? तो हमने अपनी कमेटी में बैठ करके ये फैसला किया कि भाई हल्के वाइज, कॉलोनी वाइज, सेक्टर वाइज उन आदमियों की एक लिस्ट बना लो अपने कमेटी, जिन उन्हीं के पास जाएंगे जो 5100 से कम चंदा नहीं लेना, थोड़ा सक्षम हो पैसे देने। हाँ, ताकि ज़्यादा है हमारा पैसा हो जाए। और मेंबरशिप फीस भी 5100 रख दी। अब इसके मेंबर जो 5100 देंगे वो इसकी राज्य सभा के मेंबर बढ़ जाएंगे। तो हमने बात ये 25-26 दिन में ये हम चंदा कर लिया और हमारे करीब 38-39 लाख रुपया हो गया। और जो जमा कराना था वो जमा करा करके अपना पोजीशन ले लिया। पोजीशन लेके फिर जो 8-9 लाख रुपए बचा हुआ था उससे हमने बाउंड्री लाइन कर दी। फिर बात ये है वो भाई चंदा फिर लोगों से कर लिया, गाँव में चले गए तो चंदा करके हमने वह निर्माण कर लिया, यहाँ कर लिया, पहला तल बना लिया आप लोग। पहला पल बना लिया। और इसका पल अच्छा ये बनाने का पीछे वो प्रेरणा क्या है? एक पहले ऑल इंडिया जार सभा के प्रधान हुआ करते महाराजा यशवंतर भरतपुर, महाराजा भरतपुर यशवंतर सिंह, तो वो भी मेंबर पार्लियामेंट थे। और हम उससे ऑल इंडिया जार सभा से हमने अपनी रोहतक की जार सभा एफिलिएट भी कर ली थी, और मीटिंगों में हम जाया करते, और स्टेटों की जार सभाएं भी आया करती। तो वो मेंबर पार्लियामेंट थे, तो इन्होंने जिक्र किया महाराज हमने भी अपना जाट सभा का जाट भवन बनाने के लिए जमीन मिल गई है। तो उन्होंने मजाक में कहा भाई ठीक है तुम चौधरी हो रोहतक के, कुछ भी बनाओ थारा क्या है। वो मजाक उन्होंने कहा जी हम आप लोगों का रिगार्ड करते हैं, आप ये बताइए कोई बात नहीं, आप रिगार्ड करते हो अच्छी बात है, रोहतक से ज़्यादा हमारा कोई रिगार्ड नहीं करता। पर असल बात भी ये है रोहतक की जाट इज रोहतक। रोहतक इज जाट, जाट इज रोहतक। हाँ, रोहतक की जाट इज रोहतक। बोले ये क्या है? बिल्कुल इतनी मजबूती है रोहतक के जाटों में। तो फिर मुझे आपका कहने क्या क्या चाहते हो? बोला भाई मैं कहना ये चाहता हूँ जाट भवन बनाओ रोहतक का, तो ऐसे बनाओ लोग जो कि भाई जाट भवन देख रहा हो तो रोहतक का देखो। तो हमारी सारी जार सभा के मेंबरों के सामने ये बात रखेगी तो सबका ये हुआ भाई कितने पैसे लगे, वो कहाँ से लाने पड़े, लेकिन चीज़ बढ़िया बनाओ। और इसका फिर नक्शा बनाने के लिए जार सभा के मेंबर जो है सारे राजस्थान में गए, जितने स्टेटों के किले थे महल थे वो सारे देखे, अध्ययन किया उनका अध्ययन किया किले महलों किया भाई किस पैटर्न पर हम अपना जार सभा बनाए। लेकिन वो तो भाई कई एक कदम बने हुए थे, कई मंजिले थे भाई, हमारे तो थोड़ी जगह थी और राजे महाराजाओं जितना पैसा हमारे पास पैसा भी नहीं था उतना। तो लेकिन बात ये हमने फिर बल्लभगढ़ के महाराजा का जो किला है वो तकरीबन इतनी जगह में बना हुआ है और वो अच्छा डिजाइन से बना हुआ है। तो उसको देख के कहने लगे भाई कुछ तो ये है, कुछ बात ये महलों को देख के आपने आइडिया से है उसमें मिला जुला स्वरूप तैयार करो। और ये फैसला किया भाई लाल पत्थर का बनवाएंगे, क्योंकि हमारे इलाके में राजस्थान में तो पत्थर है, वहाँ पत्थर के ही मकान ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ज़्यादा वो नहीं। हमारे इलाके में पत्थर नहीं है, पत्थर के मकान नहीं है, यहाँ पत्थर का मकान बनेगा तो उसकी पहचान भी अलग ही दिखेगा। उस प्रेरणा से बात ये हमने इसको जाट भवन को बनाया, ये इसका इतिहास है। ये पूरी कहानी जाट भवन की। हाँ। अच्छा, इसके हर 3 साल में इलेक्शन भी होते हैं गवर्निंग बॉडी के। हाँ, पहले तो बात ये है कि हमारा यूनिवर्सली होता था, फिर ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक सोसाइटीज एक्ट बना दिया,
उसके तहत है फिर ये इलेक्शन हो गए। अभी 20 तारीख को गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन होने हैं। हाँ, झलको